वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 25 अप्रैल 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल शिंकुला टनल के बारे में है। देखिए, हाई टेरेन वाला जो भी एरिया होता है वहां पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज जो ओपन रोड्स होती हैं वो पूरे साल अवेलेबल नहीं हो पाती, बर्फबारी या फिर एवलांशेस की वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं। इन दैट केस हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए आवश्यकता पड़ती है टनल्स की। कई सारे टनल्स हमारे यहाँ आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन में डेवलप करते हुए मिलेंगे। फर्दर हिमाचल प्रदेश में भी उसकी आवश्यकता पड़ी जाती है समटाइम्स। इंडिया के पास जल्दी ही दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल होगा जो कि शिंकुला पास से होकर गुजरेगा। इसे बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जिस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है दैट इज प्रोजेक्ट योजक। 2025 तक इसे तैयार किए जाने की उम्मीद है। ये शिंकुला टनल जो शिंकुला पास है 16,580 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया जाएगा। वहीं पर ये 4.25 किलोमीटर लंबा टनल होगा जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो ये लोकेशंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी थ्रू दिस टनल। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा टनल होगा जो कि इस एल्टीट्यूड पे बन रहा है। शिंकुला पास बेसिकली जो जास्कर वैली है लद्दाख की, उसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली से जोड़ देता है। ये पास उम्मीद की जा रही है कि एक एंट्री पॉइंट की तरह वर्क करेगा जो लुगनाक वैली है जास्कर की, उसके लिए मतलब कुल मिला के एक एंट्री दे देगा उस रीजन के लिए सभी वेदर में। बीआरओ की बात करते हैं तो 1960 में से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था ताकि हम बॉर्डर एरियाज में बहुत ही तेजी से सड़कें डेवलप कर सकें। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे या फिर जो भी हमारा अन्य बॉर्डर है वहां पे सड़कें जरूरी होती हैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज द रीजन कि वैसे इनका काम रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस बनाने का होता है, लेकिन ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। ये बहुत सारे काम करते हैं जिसमें एयरफील्ड्स, बिल्डिंग, डिफेंस वर्क, टनलिंग, रोड्स एंड ऑल, ये सब इनको डेवलप करना होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुलार्ड पुल टक्स के बारे में है। टक्स का मतलब बेसिकली खींचना होता है। तो तेब्मा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडरी है पब्लिक सेक्टर कोशीन शिपयार्ड लिमिटेड की, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ओशन स्पार्कल लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दो 62 टन के बुलार्ड पुल टक्स बनाए जाएंगे। मतलब 62 टन बुलार्ड पुल होगा उनका। ये कैपेसिटी होती है किसी भी बुलार्ड पुल टग या जो शिप होता है उसकी खींचने की। तो बुलार्ड पुल जो है उसे किसी वेसल की पुलिंग पावर के तौर पर देखा जाता है, जहां पर हम हॉर्स पावर की जगह पे इस प्रकार के पुल का यूज करते हैं। ये बेसिकली थ्रस्ट होता है किसी भी एक इंजन का या उसके प्रोपल्शन सिस्टम का, जब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव ना कर रहा हो उस समय वो जनरेट करे। इसी थ्रस्ट का इस्तेमाल करके किसी भी बड़े शिप को खींचा जा सकता है। तो इसे ही हम बुलार्ड पुल कहते हैं। बुलार्ड पुल टक्स जिसे अभी बनाया जाएगा तेब्मा शिपयार्ड फैसिलिटी के द्वारा, ये जो बनाया जाएगा ये 33 मीटर का होगा, लंबा ये इतना होगा, 11.9 मीटर चौड़ा होगा, 12.5 नॉट की इसकी स्पीड होगी और कैपेसिटी 62 टन्स की होगी, या बुलार्ड पुल कैपेसिटी इसकी 62 टन्स की होगी। एक बार में ये 62 टन का थ्रस्ट जनरेट करेगा जो किसी शिप को खींच सकता है। कई बार शिप जो होते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं डाइफंक्शनल होने की वजह से, कई बार बहुत ही नैरो चैनल में वो जा नहीं पाते, तो फिर उन्हें या तो खींचने या धक्का देने की जरूरत पड़ती है। तो वो काम ये छोटे बोट्स करते हैं जिन्हें बुलार्ड पुल टक्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नमेंट ऑर्डर 111 के बारे में है। गो 111। एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट काफी ज्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर और तेलंगाना की सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वो इस ऑर्डर को क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि इससे आसपास के इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो पहला सवाल, ये गो 111 ऑर्डर था क्या? ये गो 111 ऑर्डर उस समय जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे, ऑब्वियसली 1996 की ये बात है, 1996 की, उस दौरान गो 111 ऑर्डर आया था। गो 111 ऑर्डर के तहत जो भी ऐसे एरियाज हैं ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक्स के आसपास के, इनफैक्ट उनके चारों ओर के 10 किलोमीटर के एरिया में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री, रेसिडेंशियल कॉलोनीज और होटल्स नहीं बनाए जा सकते थे। इट वॉज जस्ट टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ दीज एरियाज और लेक्स, ताकि वो आसपास का जो एरिया है, इकोसिस्टम है, वो प्रिजर्व रहे। इसी उद्देश्य से ये ऑर्डर आया था, गो 111 ऑर्डर। तो ये जो रिजर्वायर्स हैं, ये मूसी नदी जो है, जिसे आप मूसा या फिर मुकुंदा नाम से भी पुकारते हैं, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की, वहां पर बनाए गए ये दोनों ही जो डैम्स बने, उसी के रिजल्टेंट ये लेक्स तैयार हुए। इसका उद्देश्य हैदराबाद को फ्लड से बचाना था। जो लेक है वो 1911 से 14 के बीच में जो निजाम थे, मतलब उनका जो पूरा इस समय था उस्मान अली का,
उन्हीं के दौरान ये जो लेक्स हैं वो डेवलप हुई थी, और उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए 1996 में गो 111 का ऑर्डर आ गया। या जो कृष्णा नदी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, जो वहाँ के सीएम है उनका ये कहना है कि ये ऑर्डर बहुत पुराना है और अब आवश्यकता है कि हम इसको रिविजिट करें, इसको स्क्रैप करें। वहाँ का जो रियल स्टेट है इससे उसको काफ़ी फायदा होगा, बिकॉज उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए और जगह मिलेगी। खैर, इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को इससे नुकसान होने की संभावना रहेगी। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है, यानी कि सतारा में। ये सेकंड बिगेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मतलब पेनिनसुलर इंडिया वो जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, सेकंड है कृष्णा। ड्रेनेज, ये 303 किलोमीटर फ्लो करती है महाराष्ट्र में, 480 किलोमीटर नॉर्थ कर्नाटका में, और 1300 किलोमीटर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा। ये इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। राफेल ग्रूसी, ये डायरेक्टर जनरल हैं IAEA के। वो अभी एक असिस्टेंस मिशन ले जाने वाले हैं, जो अभी डिफंक्ट चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, जहां पर कभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तो खैर वो फंक्शन में नहीं है। कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि यूक्रेनियन अथॉरिटीज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यूक्लियर वेपन के तौर पे, जहां पर जब वो एरिया कैप्चर हो जाएगा तो वहां से रेडिएशन रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कई सारे लोग, अगर रशियंस उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो नुकसान होगा। तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड भी चलने लगी कि क्या यूक्रेन इस प्रकार की न्यूक्लियर एक्टिविटी का इस्तेमाल करने वाला है। फर्दर, इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई और खतरा पैदा ना हो, कोई और न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो, जो अभी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसे ही इंस्पेक्ट करने के लिए ये जो पूरा विजिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 1957 में IAEA को फाउंड किया गया था। इसे वर्ल्ड्स एटॉम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस फैमिली के भीतर आता है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही रिपोर्ट करता है। ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर्ड है। काम बेसिकली यही होता है कि सभी देशों के साथ मिलकर ये सेफ, सिक्योर और पीसफुल जो इस्तेमाल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, उसे इंश्योर करें। फर्दर प्रमोट करें कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस से हो, ना कि मिलिट्री पर्पस से या न्यूक्लियर वेपन के पर्पस से इसका इस्तेमाल तो कतई ना हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेफ कनेक्ट 2.0 या 2.0 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX प्राइम और 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। ये सभी इनिशिएटिव्स लिए गए डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान। डेफ कनेक्ट 2.0 की बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया IDEX के द्वारा, फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, DO के द्वारा यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द AGSOP यानी कि इनके अंडर में, दैट इज DDP, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये बॉडी काम करती है। इन्हीं के अंडर में कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये पूरा इनिशिएटिव रहा। पर्पस ये है कि हम स्टार्टअप्स को, बड़ी कंपनीज को, आर्म फोर्स पर्सनल्स को एक साथ लेकर आए, ताकि हमारे देश में ही इनोवेशन हो डिफेंस के सेक्टर में और हम डिफेंस को लेकर सेल्फ रिलायंट बन पाए। कुछ इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किए गए, पहला तो ये IDEX प्राइम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसमें अगर कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत पैसा चाहिए, लाइक 1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का अमाउंट चाहिए किसी डिफेंस स्टार्टअप को, तो उसे इसके तहत पैसे दिए जाएंगे, फंड किया जाएगा। डेस्क 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, इस चैलेंज के तहत हम कोशिश करेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ लेकर आएं, इनोवेशन दिखाएं कि हम कैसे जो डिफेंस टेक का फील्ड है उसमें सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस दोनों को ही फोकस में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स के बारे में है। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स में भी आपने इनके बारे में आज से पहले कभी ना सुना हो। ये कुछ बहुत ही बड़े और चमकीले तारे होते हैं जो आपको मिलते हैं आसमान में स्टार्स के क्लस्टर्स के बीच। ये क्लस्टर्स के बीच होते हुए भी आपको अकेले दिखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बेंगलुरु में जो बेस्ड है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, एक स्टडी कंडक्ट की कि इनका बिहेवियर इनके ग्रुप के बाकी तारों से अलग क्यों होता है और आखिर ये क्यों बन जाते हैं। देखिए, इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने UVIT इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, यानी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का। ये जो टेलीस्कोप का हिस्सा है ये एस्ट्रोसैट का है, जो इंडिया का फर्स्ट साइंस ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में। उसी का इस्तेमाल करके हमने इनकी इमेजेस को कलेक्ट किया और ब्लू स्ट्रैगलर के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की। वैसे तो देखिए, सामान्यतः आपको इनका कलर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम बहुत हाई क्वालिटी इमेजिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि तारों का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। तारे जितने छोटे होते हैं उनका कलर, जैसे नॉर्मल जो तारा होगा वो आपको लाल रंग का दिखेगा,
उसके बाद जब उनका साइज बढ़ता जाएगा तो वो येलो दिखेंगे, और जब उनका साइज बहुत बड़ा होता है तब वो ब्लू कलर के दिखते हैं और कंपैरेटिवली यंग भी होते हैं। तो जो तारा जितना बड़ा होता है उसे खुद को सस्टेन करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनकी एज कम होती है। तो ये जो बड़े तारे होते हैं इनकी एज कम होती है। इसका रीजन ये होता है बिकॉज इन्हें खुद को सस्टेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यू मे फील कि जो छोटे तारे हैं तब उनकी एज जो है वो कम होनी चाहिए क्योंकि इनके पास तो कम एनर्जी होगी क्योंकि ये तो छोटे हैं, बट ऐसा नहीं है। मामला कुछ यूं है कि जो एक तारे का ग्रेविटेशन होता है जो उसको अंदर की ओर ढकेलता है, उसे रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए जो उसको बाहर की ओर ढकेले, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उस तारे के भीतर होनी चाहिए एनर्जी। तो जब तक और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो अपने खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा रहेगा। चूंकि तारा बड़ा होगा तो उसके कोर की ओर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा, तो उसे ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन कि जैसे ही इस तारे की इंटरनल एनर्जी यानी हाइड्रोजन कम पड़ता है और न्यूक्लियर रिएक्शन वीक पड़ता है, ये तारा खुद के ऊपर कोलैप्स करके खत्म हो जाता है। ये दैट इज द रीजन कि जो बड़े तारे होते हैं उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है खुद को सस्टेन करने के लिए, और वो कम समय तक जिंदा रह पाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। छोटा तारा उसके पास एनर्जी कम होती है लेकिन वो लंबे समय तक जिंदा रह पाता है बिकॉज उसकी कोर की ओर उसका ग्रेविटेशन कम होता है, जबकि बड़े तारों को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है खुद को सस्टेन करने के लिए, खुद की ग्रेविटी से बचने के लिए। जैसे उनका इंटरनल जो एनर्जी सोर्स है वो कम पड़ेगा, वो कोलैप्स कर जाएंगे। बड़े तारे ब्लू कलर के होते हैं यूजुअली और उन्हें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो ब्लू स्ट्रैगलर्स होते हैं, इससे ये समझ में आ गया कि ये बहुत बड़े तारे होते हैं जो मल्टी सीक्वेंस स्टार में हमें दिखते हैं, या तो ओपन या फिर ग्लोबुलर क्लस्टर में। ये ज्यादा ल्यूमिनस, ज्यादा चमकीले होते हैं, ब्लूअर होते हैं, नीले होते हैं, और आसपास के क्लस्टर से अलग ही दिख रहे होते हैं। जैसे ये एक ग्लोबुलर क्लस्टर है जिसमें बहुत सारे तारे हैं, और यहां पर आपको कई सारे ब्लू कलर के तारे दिख रहे हैं ना, ये हैं ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। यहां पर देखिए इसमें भी कई सारे आपको ब्लू स्ट्रैगलर स्टार दिख रहे हैं। ये बाकी के तारों की तुलना में डिफरेंट बिहेव करते हैं, और ये क्यों बन जाते हैं इनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी अभी तक नहीं है, थियरीज है कुल मिला के। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होता है? जैसे कि हमारे स्पेस में कोई एक क्लाउड हो सकता है, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड। इसी क्लाउड से धीमे धीमे कई सारे स्टार्स बने। तो ये जो तारे इस एक सिमिलर क्लाउड से बन रहे हैं और एक ही टाइम में बन रहे हैं। यूजुअली इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा, इनकी एज सेम होगी बिकॉज ये एक ही क्लाउड से बने हैं। तो इसी क्लाउड से बहुत सारे सपोज करिए तारे बन गए, तो ये तारे एक क्लस्टर के रूप में एक ही जगह रहेंगे। इनके बीच की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ये तारे काफी पास पास होते हैं बिकॉज एक ही क्लाउड से बने होते हैं। दूसरा, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है और ये एक ही एज के होते हैं। लेकिन इन्हीं तारों के बीच में हमें मिलते हैं कुछ ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स, कुछ ऐसे स्टार्स जिनकी उम्र बाकी के तारों की तुलना में कम होती है। ये कंपैरेटिवली नए दिखते हैं, इनका कलर डिफरेंट होता है, और कई दफा ये बाकी के तारों की तुलना में अलग बिहेव भी करते हैं, जबकि वो उसी ग्लोबुलर स्ट्रैगलर या जो ग्लोबुलर क्लस्टर है तारों का, उसी का हिस्सा है, फिर भी वे अलग बिहेव करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वैज्ञानिक काफी ज्यादा रुचि लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी ग्रुप में जब सेम क्लाउड से सेम समय पे बने हुए तारे हैं तो ये क्यों नए दिखते हैं, ऐसा क्यों लगता है इनकी उम्र कम है, और ये क्यों अलग बिहेव करते हैं, ये क्यों ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो सवाल कई सारे हैं, सवालों के जवाब दिए गए हैं कई तरीके से। ब्लू स्ट्रैगलर्स के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की गई एलन सैंडिज के द्वारा 1953 में, जब उन्होंने ग्लोबुलर क्लस्टर M3 को स्टडी किया और वहां पर उन्हें कई सारे ब्लू स्ट्रैगलर मिले। देखिए, इस संबंध में कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ऐसी है जिस पर ज्यादातर वैज्ञानिक भरोसा नहीं करते। उसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये इस ग्लोबुलर क्लस्टर का पार्ट है ही नहीं, रदर ये बाद में इस क्लस्टर में ट्रैप हो गए या फंस गए, एंड दैट इज द रीजन ये कंपैरेटिवली कम एज के दिखते हैं और अलग बिहेव करते हैं। हालांकि इस थ्योरी को ज्यादा समर्थन मिलता नहीं है क्योंकि इनका केमिकल कंपोजिशन वगैरह सेम लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये उसी ग्लोबल क्लस्टर के क्लाउड का हिस्सा है। तो खैर, ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एक थ्योरी पहली वाली बनती है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि दो तारे रहे हों इसी क्लस्टर के और वो आपस में टकरा गए। चूंकि मैंने आपको बताया कि इस क्लस्टर में तारे बहुत नजदीक होते हैं, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो तारों के टकराने की संभावना बनी रहती है। और उसके बाद बना एक नया तारा, तो जो नया तारा बनेगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो ब्लू स्ट्रैगलर बन जाएगा। और वो चूंकि बाद में टकराने के बाद बना है तो उसकी एज भी हमें कम लगेगी। तो ये तो पहला कारण हो सकता है, पहला हाइपोथेसिस हो सकता है। दूसरा हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि पूरी संभावना ये हो सकती है कि दो तारे आपस में टकराए ना, बल्कि एक तारा जो है वो दूसरे तारे के नजदीक आ जाए और इस तारे की सारी एनर्जी अपने पास खींच ले। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला तारा है ये एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये वाला तारा बड़ा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा और बन जाएगा एक ब्लू स्ट्रैगलर। तो ये तो दूसरी थ्योरी है जिसमें एक तारा दूसरे तारे से टकराता नहीं, रादर उसकी पूरी एनर्जी को खींच लेता है। अब दोनों थ्योरीज में हमें ऐसा समझ में आया कि दो तारे आसपास होते हैं जिनकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है वो तैयार होता है ब्लू स्ट्रैगलर का। लेकिन हमें कई सारे ब्लू स्ट्रैगलर ऐसे दिखे जो पेयर्स में हैं, नजदीक हैं और दोनों ब्लू स्ट्रैगलर हैं। अब ये हाइपोथेसिस गलत होने लगती है कि भाई अगर इसने इसकी एनर्जी को खींचा या इसने इसकी एनर्जी को खींचा तो एक तो व्हाइट डॉर्फ होना चाहिए, लेकिन व्हाइट डॉर्फ तो एक भी नहीं है, दोनों ब्लू स्ट्रैगलर हैं। अब क्या करें? तो फिर यहां पे एक नई हाइपोथेसिस आती है कि देयर मस्ट बी ए थर्ड स्टार जिससे इन दोनों को एनर्जी मिली हो और ये दोनों ब्लू स्ट्रैगलर बन गए और ये व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीसरी हाइपोथेसिस निकल के आती है कि तीन तारे हो सकते हैं जिसमें से एक जो है वो बाकी दो को एनर्जी देके दोनों को ब्लू स्ट्रैगलर बना देता है। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस दूसरी वाली थियरी को यहां पे समर्थन दिया है, जो रिसर्च हुआ है कि जो एक तारा है वो दूसरे तारे की एनर्जी को खींच लेता है, एक बन जाता है व्हाइट डॉर्फ और अगला बन जाता है ब्लू स्ट्रैगलर। तो ये तो मामला रहा ब्लू स्ट्रैगलर का। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको आसान भाषा में इसे समझाया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रायसीना डायलॉग के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका 7th एडिशन इनॉग्रेट किया 25 अप्रैल यानी कि आज। एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। वो ग्लोबल लीडर्स होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, बिजनेस से, मीडिया से, सिविल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं। उद्देश्य होता है कि पॉलिसी के मुद्दों पर उनके साथ बातचीत की जाए। ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस पूरे इवेंट को होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलैबोरेशन के साथ। सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग, उसी की तर्ज पे हम अपने यहाँ रायसीना डायलॉग करवाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन डेर लेयन ये चीफ गेस्ट रहे इस बार इस डायलॉग के। इसमें 100 सेशंस होने हैं जहां पर 210 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे 90 देशों से। ORF की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इसके 3 सेंटर्स हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। ये पॉलिसी थिंकिंग को प्रमोट करता है ताकि भारत अच्छी पॉलिसीज बना सके और दुनिया भर के लोग के साथ डिबेट डिस्कशन के बाद हम अच्छे आउटकम्स ले सकें। नॉन पार्टीशन, इंडिपेंडेंट और वेल रिसर्च एनालिसिस के लिए ORF जाना जाता है, जो मदद करता है पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, बिजनेस कम्युनिटीज को कि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। रिवीजन करते हैं। शिंकुला टनल ये रोड टनल है जो कि नॉर्थ सिक्किम में मिलेगी। गलत है, ये लद्दाख को हिमाचल से जोड़ती है, तो ये तो गलत हो गया। BRO मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत आता है। मैंने बताया ये डिफेंस में इन्वॉल्व है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, सतारा में, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, ये तो सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, नवंबर 1974 को बना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है, तो ये गलत हो गया। ORF इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, दैट्स ट्रू। आज का सेशन यहां पे समाप्त होता है। PDF मिलेगी ओनली एस के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आप इस लिंक को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। वहां जाइए, PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।